नमस्कार, गुलिस्तान न्यूज में आपका स्वागत है और उत्तराखंड के साथ मैं शीतल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। कर्णप्रयाग में सामाजिक संगठन, जनप्रतिनिधियों, कांग्रेस, व्यापार संघ, वामपंथी दलों ने मिलकर नगर में मशाल जुलूस निकाला है। उमा देवी तिराहे से मुख्य बाजार होते हुए कर्णप्रयाग मुख्य बाजार तक मशाल जुलूस निकालते हुए विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का पुतला दहन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सदन में मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल पहाड़ी विरोधी टिप्पणी कर रहे हैं, जिसके विरोध में बद्रीनाथ विधायक लखपात सिंह बुटोला विरोध कर रहे थे, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी उनकी आवाज दबाने का कार्य कर रही है और आज चोरी छुपे विधानसभा अध्यक्ष बराड़ी साइड के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। उन्होंने सभी पदाधिकारियों के इस्तीफे की मांग की है। बंद करो, बंद करो। असल में इस राज्य को बनाने में इस पहाड़ के लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानियां दी हैं और हम वो लोग हैं जिन्होंने इस राज्य के अंदर उत्तराखंड राज्य आंदोलन को 1994 के अंदर प्रारंभ किया। और बहुत दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि जो हमारे राज्य का सदन है, विधानसभा के अंदर एक मंत्री पहाड़ के सवालों को लेकर उठाए गए सवालों के जवाब में जो पहाड़ के तमाम सारे मुद्दे हैं, चाहे वो सड़कों का सवाल है, खेती का सवाल है, रोजगार का सवाल है, महंगाई का सवाल है, इन तमाम सारे जो पहाड़ के बुनियादी मुद्दे हैं, जब इन मुद्दों को लेकर के सवाल कर रहे हैं तो हमारे पहाड़ के लोगों को गाली दी जा रही है और प्रेमचंद्र अग्रवाल खुलेआम गाली दे रहे हैं। विधानसभा के अंदर जो कृत्य प्रेमचंद्र अग्रवाल जी के द्वारा किया गया, जिस तरह से पहाड़ियों का अपमान किया गया और उस अपमान के बदले में पहाड़ का लाल लखपत बुटोला जिस तरह सदन के अंदर प्रेमचंद्र अग्रवाल का विरोध कर रहा था, रितु खंडूरी ने लखपत बुटोला का जो धमकाने का काम किया, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और उसी के विरोध में हमने आज इस कर्णप्रयाग मशाल जुलूस के साथ साथ रितु खंडूरी का पुतला दहन किया, प्रेमचंद्र अग्रवाल और महेंद्र भट्ट का पुतला दहन किया। क्योंकि महेंद्र भट्ट ने कहा था कि कोई भी व्यक्ति अगर पहाड़ और प्लान की बात करेगा, उसका हम विरोध करें, उसको मुकदमा दर्ज करने का काम करेंगे। अगर महेंद्र भट्ट जी, अगर आपको मुकदमा दर्ज करना है तो संजय रावत पर मुकदमा दर्ज करिए, क्योंकि अगर जो पहाड़ के लोगों का अपमान करेगा हम उसका विरोध करेंगे, उसका पुतला दहन करेंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर सभी शिवालयों में भक्ति देर रात से ही पूजा अर्चना शुरू कर देते हैं। सभी शिवालयों में जल चढ़ाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। इसको लेकर मंदिर प्रबंधन की ओर से सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। देहरादून के सबसे प्रसिद्ध टपकेश्वर महादेव मंदिर में इस साल 5100 लीटर दूध और पंचमेवा से अभिषेक के बाद रात्रि 12:30 बजे से आम श्रद्धालु जलाभिषेक कर सकेंगे। मंदिर को बेहद खूबसूरती से सजा दिया गया है। टपकेश्वर सेवा दल के सदस्य पुलिस प्रशासन के साथ मंदिर की व्यवस्था संभालेंगे। मंदिर में मंगलवार मध्यरात्रि 12 बजे विशेष अभिषेक किया गया। जलाभिषेक का सिलसिला बुधवार को पूरा दिन चलेगा। देर शाम को टपकेश्वर महादेव मंदिर का श्रृंगार पूजन होगा। भक्तों को प्रसाद भी वितरित किया जाएगा। और शिवरात्रि के समय पर 4 पहर की पूजा का विशेष फलदायक बताया गया है। जो 4 पुरुषार्थ का प्रतीक, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष का प्रतीक है, ये 4 पहर की पूजा भगवान की विशेष रूप से फल प्रदान करने वाली होती है। और इस पहर की प्रथम पहर की पूजा सायं 6:30 से प्रारंभ होगी, जो रात्रि 9:30 तक रहेगी। दूसरे पहर की पूजा रात्रि 9:30 से प्रारंभ होकर के मध्य रात्रि 12:30 तक रहेगी। तीसरे पहर की पूजा मध्य रात्रि 12:30 से प्रारंभ होकर के 3:30 तक रहेगी। और चौथे पहर की पूजा 3:30 से प्रारंभ होकर के 27 तारीख की 6:30 तक व्याप्त रहेगी। ये चौथे पहर की पूजा होगी। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के अंतर्गत रामबाग के प्राचीन शिव मंदिर लगभग 350 साल पुराना शिवलिंग इसी मंदिर में स्थापित है। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में यहां पर भाईवे मेला एवं महाशिवरात्रि का आयोजन किया जाता है। 9 दिवसीय मेला का शुभारंभ गदरपुर क्षेत्र के विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री के सुपुत्र अतुल पांडे, बंगाली कल्याण समिति के पूर्व अध्यक्ष तारक बाछड़, मेला कमेटी के पूर्व अध्यक्ष ने फीता काटकर मिलकर शुभारंभ किया। आपको ये भी बता दें कि उत्तराखंड के गादरपुर क्षेत्र के रामबाग के शिव मंदिर के वर्तमान पुजारी चंदू सिंह के दादा को लगभग 350 साल पहले सपने में एक शिवलिंग मिला था। उस समय वहां पर स्थापित करके एक झोपड़ी बनाकर तभी से प्रतिवर्ष
प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि में यहाँ पर भव्य मेला एक महाशिवरात्रि बनाए जाते हैं। विशेषकर हजारों शिव भक्त द्वारा हरिद्वार से गंगा जल लाकर मंदिर में जलाभिषेक करते हैं और लाखों के तादाद में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली से श्रद्धालुओं पर मंदिर में आकर माथा टेकते हैं। सच्चे मन से जो भी मांगते हैं वह मनोकामना पूर्ण भी होती है। विवाद बड़ा होता है तो विवाद भी होते हैं, तो इन चीज़ों को मीडिया में कहना ठीक नहीं है। और कोई ऐसा विवाद नहीं है कि बहुत कि मतलब कि उसको जग जाहिर किया जाए। आपसी मनमुटाव होते हैं, वो सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 9 दिवसीय शिवरात्रि महोत्सव आज शुरू हो रहे हैं, किस प्रकार कार्यक्रम रहेगा, क्या क्या है व्यवस्था है? महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर रामबाग मंदिर में प्रत्येक वर्ष मेला लगता है और भव्य मेला लगता है। आज उसके उद्घाटन के सत्र में मुझे बुलाया गया, मान सम्मान दिया गया कमेटी के द्वारा। तो मैं कमेटी के सभी बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और उन्होंने मुझे बुला करके जो मान सम्मान दिया है। और साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व भोले बाबा की सब पर कृपा बनी रहे, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये मेला भव्य दिव्य सुखद हो, ऐसी मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ। इधर चंपावत में पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण अभियान के तहत पहाड़ी समाज की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान को सुरक्षित रखने, उत्तराखंड के मूल निवासियों को रोजगार में प्राथमिकता देने, उत्तराखंड में सशक्त भूकानून, मूल निवास गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिए जाने, पहाड़ की भाषा और त्योहारों को सरकारी मान्यता देने, नदियों, जंगलों और पर्यावरण का अवैध दोहन रोकने, शासन प्रशासन द्वारा पहाड़ों की अनदेखी न होने देने, नशे से पहाड़ को बचाने और यूसीसी लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देकर पहाड़ी हिंदू संस्कृति को तहस नहस करने के कानून का विरोध करने, बाहरी प्रदेश के लोगों को उत्तराखंड में सरकारी योजनाओं का लाभ देकर पहाड़ी हिंदुओं की नौकरी, भूमि संसाधन आदि छीनने का विरोध करने की मांगों को लेकर शिवरात्रि के पर्व से उत्तराखंड के प्रत्येक जिला मुख्यालयों में जन जागरण अभियान चलाकर पहाड़ी हिंदुओं को जागरूक किया जाएगा। पहाड़ी आर्मी के संस्थापक अध्यक्ष हरीश रावत ने जनसंपर्क कर बताया कि प्रदेश संयोजक विनोद शाही के नेतृत्व में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की आदर्श विधानसभा से यात्रा का आगाज किया जाएगा। हमारा राज्य कई शहादतों के बाद बना है और इस राज्य की जो मांग थी सिर्फ पहाड़ी राज्य की मांग थी, इसलिए हम कहते हैं ये उत्तराखंड पहाड़ का है और पूरा पहाड़ उत्तराखंड है। हमें नहीं चाहिए वो बाहरी लोग जो हमारे उत्तराखंड की अस्मिता पे, हमारे उत्तराखंड की संस्कृति पे और हमारे उत्तराखंड के संसाधनों को लूटने का काम कर रहा है। और हमारा संगठन पहाड़ी आर्मी उत्तराखंड पर्वतीय अस्मिता, संस्कृति और संसाधनों के रक्षक है। हमारे साथ जुड़े हुए तमाम हजारों लोग हमेशा कई सालों से काम कर रहे हैं कि किस तरीके से पर्वतीय अस्मिता बचाई जाए, किस तरीके पर्वतीय जो संसाधन लूट रहे बाहर के लोग उनको बताए जाए। आज हम चंपावत में आए हैं। चंपावत से कल हमारी उत्तराखंड बचाओ यात्रा है जो पहाड़ी हिंदू सशक्तिकरण के अभियान के तहत है और हम इस अभियान के तहत लोगों को बताएंगे कि हमारे उत्तराखंड की बोली भाषा, जिसको बोली कह रहे हो, भाषा का रूप क्यों नहीं दिया जा रहा है, हमारी संस्कृति पे बात क्यों नहीं हो रही है, हमारे जो मूल उद्देश्य इस राज्य को बनाने के था रोजगार, वो कहाँ है, हमारा मूल निवास कहाँ है। तो वहीं उत्तरकाशी की शिवनगरी में महाशिवरात्रि की तैयारियां जोरों शोरों से हुई है। बाबा भूत भावन काशी विश्वनाथ मंदिर को फूल मालाओं से सजाया गया है। यहाँ की महाशिवरात्रि की परंपरा और संस्कृति देश भर में प्रसिद्ध है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लग जाता है। स्थानीय लोग ढोल, दमाओं, जागर महिलाओं के द्वारा गढ़वाल की वेशभूषा में रासो नृत्य के साथ शिव बारात में सम्मिलित होकर अपने को धन्य समझते हैं। व्यापार मंडल के द्वारा शिव भक्तों के लिए निःशुल्क प्रसाद वितरण की सुविधा दी जाती है। महाशिवरात्रि के शुभ उपलक्ष्य में रात भर भक्तों द्वारा भजन कीर्तन जागरण किया जाता है और 4 पहर की आरती की जाती है। दूध, दही, शहद, गंगाजल से भक्तों के द्वारा रात भर अभिषेक किया जाता है और भक्तों को मनवांछित फल की प्राप्ति भी होती है। त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, तो भगवान श्री काशी विश्वनाथ का भगवान शिव के रूप में यहाँ पर जो प्राकट्य है उसका विशेष महत्व है, जो कि आदिकाल से यहाँ पे विराजमान है, तपस्या में लीन है और हम सभी को अपना आशीष प्रदान कर रहे हैं और हम सब यहाँ पर फलीभूत हो रहे हैं। जो भी काशीवासी है और जो भी उनके सामने अपना कष्ट और दुख लेके आते हैं उनको वो उनके कष्ट हरते हैं। जिसने हलाल पिया हो और जिसने सभी कष्टों के, मानवों के कष्ट को, जीवों के कष्ट को अगर अपने में समाहित कर दिया हो तो उससे बड़ा कोई दानी नहीं हो सकता है। इसलिए जो उनका मुख्य पर्व है, भगवान का जो विशेष जो एक दिन होता है जिसमें आप उसको पूजन कर सकते हैं और वो होता है महाशिवरात्रि।
तो ये फाल्गुन कृष्ण की त्रयोदशी के दिन यहाँ पड़ता है और ये इस बार जो है बड़े अच्छे शुभ मुहूर्त में है। और इस दिन ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और भगवान का जो दूसरा एक रूप है कि त्रिकालदर्शी है और वो तीनों लोक के महाराज हैं, महादेवता हैं और जिसे महादेव कहा गया है। तो वो इसी दिन उन्होंने हलाल पिया था। तो इसलिए ये जो दिन होता है अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा ये शुभकारी होता है, मंगलकारी होता है। इसमें प्रमुख रूप से जो होता है ब्रह्म मुहूर्त से ही प्रातःकाल अगले दिन तक अगला जो ब्रह्म मुहूर्त होता है तब तक इसमें जो है अनवरत इसमें जलाभिषेक होता है और रुद्राभिषेक के साथ में पूजन उसका होता है। साथ ही साथ में 4 पहर की जो आरती होती है, अभिषेक होता है, उसमें इसका जो विधान है, जो पहली जो अभिषेक होता है वो दूध से होता है, फिर 2 बजे दही से होता है, फिर उसके बाद घी से होता है 2 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 2 बजे और 4 बजे जो अभिषेक होता है दूध से, दही से, घी से और शहद से होता है। इसलिए भगवान सबकी जो संकल्प होते हैं उनको पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामना पूर्ण करते हैं। और यहाँ पर इसका जो स्वरूप है वो आप कल इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर विभिन्न क्षेत्रों से लोग जो यहाँ पर अपना कार्य करते हैं, अपना जो रोजगार करते हैं, वो सब लोग मिलकर के इसको अपना त्योहार मना करके इसको पूरा पूजते हैं। और तो कल आप सबका स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। मैं सभी आपको शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आपके तरफ से। चलिए फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, आप बने रहिए, फौरन लौटते हैं। स्वागत है, बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे। इधर गरल कठेश्वर महादेव मंदिर उत्तराखंड के नैनीताल जनपद के रामनगर स्थित ठिकुली गांव में स्थित एक प्राचीन और पौराणिक स्थल है। यह मंदिर महाभारत युग से जुड़ा हुआ है और इसका इतिहास महाभारत काल से जुड़ा हुआ माना जाता है। जनश्रुतियों के अनुसार इस शिवलिंग की स्थापना स्वयं पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान की थी। विशेष रूप से यह मान्यता है कि इस पवित्र शिवलिंग की स्थापना महाबली भीम ने की थी। यह मंदिर केवल धार्मिक आस्था का केंद्र ही नहीं बल्कि भारतीय इतिहास और पुरातत्व का भी एक महत्वपूर्ण प्रमाण है। पुरातत्व विभाग ने इसे संरक्षित स्मारक घोषित किया है। मंदिर परिसर और उसके आसपास की खुदाई में पांडवकालीन कई कलाकृतियां, प्रस्तर स्तंभ, मूर्तियां और अलंकृत स्तंभ प्राप्त हुए हैं जो यहां किसी विकसित सभ्यता के अस्तित्व का संकेत देते हैं। ऐसी मान्यता है कि प्राचीन विराट नगर जहां राजा विराट का राज्य था, वहीं वर्तमान ढिकुली गांव है। महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपने अज्ञातवास का अंतिम वर्ष राजा विराट के संरक्षण में बिताया था। यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से बेहद समृद्ध है, लेकिन संरक्षण की कमी के कारण कई महत्वपूर्ण पुरातत्व अवशेष नष्ट होने के कगार पर हैं। अगली पीढ़ी के लिए धरोहर बचाने की जरूरत है। देखिए, यह मंदिर जो है पांडवकालीन है और पांडवों के अज्ञातवास में जब 1 वर्ष का कार्यकाल था तो अवशेष तो उनको उनने यहाँ निवास किया। यह उसी समय 500 भाइयों के द्वारा स्थापित किया गया है। प्राचीन मंदिर है और साथ में एक ऊपर आप वहाँ पर से आधा किलोमीटर ऊपर जाएंगे तो एक कुआं भी है वहाँ, जो भीम के द्वारा निर्मित किया गया। मैंने उसके दर्शन भी किए हैं और कई अनुष्ठान भी मैंने वहाँ बाहर के लोगों के, दिल्ली है, अहमदाबाद है, कानपुर है, लखनऊ, ऐसे लोग जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं। देखिए, जो ढिकुली है ये कॉर्बेट नेशनल पार्क की सीमा से लगा हुआ एरिया है इसमें, और ये बैराट पट्टन या विराट नगरी के नाम से इसे जाना जाता है। वहाँ पे गरल कंठेश्वर महादेव है, जो वहाँ पे आप देखेंगे प्राचीन शिवलिंग है। तो कई 100 साल पुराने उनका, अगर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने भी उनको संरक्षित क्षेत्र घोषित किया हुआ है। और पूरे ढिकुली क्षेत्र में अगर हम उत्खनन करें तो आपको एक बहुत पुरानी सभ्यता, पुरानी चीज़ों के अवशेषों के वहाँ पे दर्शन होंगे। ढिकुली में पुराने लोग यहाँ पे अगर खुदाई भी करते थे किसी निर्माण कार्य के लिए तो वहाँ बहुत सारी सामग्री निकलती थी। इधर तेजम तहसील के नाचरी गांव के निवासी गोविंद भल्लभ जोशी का निधन ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से हो गया। वे कुमाऊं रेजिमेंट की 22 कुमाऊं में सूबेदार पद पर तैनात थे। उनकी मृत्यु की खबर सुनते ही क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। गोविंद भल्लभ अपने पीछे अपनी मां, पत्नी, एक बेटा और एक बेटी को छोड़ गए हैं। उनकी मां और पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है और दोनों बेहोश भी हो गए हैं। उनका बेटा अग्निवीर का सिपाही है और कुमाऊं स्कॉट धारचूला में तैनात है। गोविंद भल्लभ के शौक में नाचनी बाजार के व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रखी। उनका पार्थिव शरीर उनके घर से चलने के बाद नाचनी गांधी स्टेडियम में कुछ देर के लिए रखा गया, जहां अनेकों लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। क्षेत्र में भारत माता की जय और गोविंद तुम हो के नारों से
गूंज रहा था। आगे बढ़ते हैं। पौड़ी नगर के कंडोलिया मैदान में आयोजित भर्ती परीक्षा में पहले दिन 500 में से 372 अभ्यर्थियों ने शारीरिक दक्षता परीक्षा में भाग लिया है। भर्ती समिति के सदस्य तुषार बोरा ने बताया है कि पौड़ी जिले में कुल 3707 अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा होनी है, जिसमें हर दिन 500 अभ्यर्थियों को भर्ती के लिए बुलाया गया है। भर्ती प्रक्रिया सुबह 8 बजे से शुरू की जा रही है, जिसमें अभ्यर्थियों के शैक्षिक और अन्य जरूरी प्रमाण पत्रों की जांच की जा रही है। इसके बाद अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी ली जा रही है, जिसमें नापतोल, बॉल थ्रो, लंबी कूद, चिनब दंड बैठक भी शामिल है। इन सभी परीक्षाओं को पास करने के बाद अभ्यर्थियों को कंडोलिया टेका मोटर मार्ग पर टेका से कंडोलिया तक की दौड़ करवाई जा रही है। भर्ती की शारीरिक परीक्षा के उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की सूची अंत में प्रकाशित की जाएगी। पुलिस विभाग की ओर से भर्ती को लेकर करीब 100 पुलिस अफसर व कार्मिक तैनात किए गए हैं। शारीरिक दक्षता परीक्षा में किसी कारणवश उपस्थित या घायल होने वाले अभ्यर्थियों को 4 मार्च को फिर से बुलाया जाएगा। ये भर्ती है, कुल हमारे पौड़ी क्षेत्र में 3707 लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। फार्म भरे गए हैं, जिसमें कि 24 तारीख से लेकर ये 4 तारीख तक की भर्तियाँ का आयोजन है, मार्च तक के लिए। और ये हर दिन के हिसाब से आज 500 लोगों को पार्टिसिपेट के लिए बुलाया गया था, जिसमें 370 पार्टिसिपेंट उपस्थित हुए। जिनके एसएसपी महोदय के आदेश पर और निर्देश पर ये सब कार्रवाई हो रही है पूरी इनकी देखरेख पे। और इसमें हर एक के वीडियोग्राफी और हर उसमें इवेंट की वीडियोग्राफी और हो रही है और बिल्कुल पारदर्शिता के साथ पूरा कार्रवाई हो रही है। ये जो 5-6 इवेंट में है, जैसे पहले समय पहले हम ये चेस्ट और उसकी हाइट नाप रहे हैं। इधर हरिद्वार की रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 50,000 का इनामी बदमाश साबिर पुत्र आरिफ घायल हो गया है। बदमाश के पैर में गोली लगने के बाद उसे जिला चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया है, जहां उसका उपचार चल रहा है। बदमाश साबिर पर कई मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें 307 और 376 जैसे गंभीर अपराध शामिल हैं। वह अक्टूबर माह में पुलिस पर हमला करने और एक होमगार्ड को घायल करने के बाद से फरार चल रहा था, जिस पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। पुलिस के अनुसार रानीपुर पुलिस ने चेकिंग के दौरान स्कूटी सवार बदमाश साबिर को रोकने का प्रयास किया है, लेकिन उसने भागने का प्रयास किया और पुलिस पर फायरिंग की। पुलिस टीम ने अपने बचाव में जवाबी फायर किया, जिसमें बदमाश के पैर में गोली लग गई। एसएसपी प्रमोन्द्र सिंह डोवाल ने कहा घटनास्थल का दौरा किया है और हॉस्पिटल पहुंचकर घायल बदमाश की जानकारी ली है। आज रानीपुर कोतवाली क्षेत्र में एक व्यक्ति जो पूर्व में लगातार फरार चल रहा था, इसका नाम साबिर है और अक्टूबर माह में एक पुलिस कर्मियों के ऊपर हमला करने के बाद हमारे होमगार्ड विक्रम को इसने घायल किया था। इसमें ये लगातार फरार चल रहा था। पुलिस इसकी तलाश में भी थी और इस पर 50,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया गया था। आज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि ये व्यक्ति आज अपने घर आ रहा है। इसी क्रम में चेकिंग के दौरान इसको रोकने की कोशिश की गई, जिसमें इसके द्वारा पुलिस पर फायर करके वहाँ से निकलने की कोशिश की। पुलिस ने इसको मौके पर ही न्यूट्रलाइज किया। इस क्रम में इसके पैर में गोली लगी थी, जिसे भी हॉस्पिटल लाया गया और डॉक्टर अभी इसकी स्थिति के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मैं इस क्रम में बताना भी चाहूँगा कि यहाँ का सेक्टर में बदमाश रहा है और 307 में और 376 के मुकदमों में ये जेल गया है और पुलिस के द्वारा ये जो कार्रवाई है ये बहुत ही साहसिक और बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में एक बार फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश और बर्फबारी की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह के मुताबिक 26 फरवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है। इसके बाद कल और 28 फरवरी से अधिकांश जनपदों में बारिश और बर्फबारी की उम्मीद है। इसके अलावा 3000 मीटर से अधिक की ऊंचाई वाले क्षेत्र उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में भारी बर्फबारी की भी संभावना है। जो एक पश्चिमी विक्षोभ है वो आ रहा है, उसकी वजह से आप देखेंगे कि हल्की से मध्यम तक की जो बारिश है वो गढ़वाल क्षेत्र में आपको 26 शाम रात से दिन से वो मिलनी शुरू हो जाएगी। और जो कुमाऊं क्षेत्र के भी अंदर के डिस्ट्रिक्ट उनमें भी कहीं कहीं पर जो है जो पिथौरागढ़ है, बागेश्वर है, उनमें मिलेंगी 26 को भी जो है।
जब आप 27 को जा रहे हैं तो रेनफॉल एक्टिविटी में काफ़ी बढ़ोतरी हो रही है। तो आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में 27 तारीख को जो है हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। और इसी तरह जो 28 तारीख को भी है, उस दिन भी जो है अधिकांश जगहों में हल्की से मध्यम बारिश आपको प्रदेश में देखने को मिलेगी। जब आप अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें 27 से 28 को, तो जो ऊंचाई वाले क्षेत्र रहेंगे 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग या बागेश्वर के, तो वहाँ पे आपको जो है अच्छी बर्फबारी मिलेगी। और उसमें आप ये कह सकते हैं जो हैवी स्नोफॉल भी है वो भी कहीं कहीं पर 3000 मीटर या उससे अधिक ऊंचाई के जो क्षेत्र हैं, विशेषकर जो हमारे अंदर के डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें हैवी स्नोफॉल भी कहीं कहीं पर वो मिलेगी 27 और 28 तारीख को। इसके अलावा अगर उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा चल रही है। बोर्ड परीक्षा को लेकर हरिद्वार पुलिस सख्त हो गई है। हरिद्वार पुलिस ने बोर्ड परीक्षा को लेकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों में लगे लाउड स्पीकर को बंद रखने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ साथ शादी विवाह पार्टी में 10 बजे के बाद डीजे पर भी पाबंदी लगा दी है। एसएसपी परमेंद्र सिंह डोभाल ने वायरलेस पर जिले भर के कोतवाली थाना और चौकी प्रभारियों को दिशा निर्देश जारी किए। बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर कुछ लोगों ने लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाजों से परेशान होकर हरिद्वार एसएसपी से शिकायत की थी। सिटी कमांडर, ये सभी सिटी और देहात के सभी थाना इंचार्जों को, चौकी इंचार्जों को आप ये नोट कराएंगे और सीक्यू करके बताएंगे कि आगामी बोर्ड की जो परीक्षाएं अभी चल रही हैं और उस परीक्षाओं में जो निर्धारित डेसिबल से ऊपर अगर कोई आवाज आती है और 10 बजे के बाद जो भी डीजे बजता है या ऊंची आवाज में कोई लाउड स्पीकर बजता है, तो उस पर तत्काल जो वैधानिक कार्रवाई है वो सुनिश्चित की जाए। और इसकी जो भी रिपोर्ट है आप कमांड पर नोट कराएंगे। शाम के समय जितनी भी आपकी कार्रवाई है वो आप इधर भी नोट कराएंगे कि आपके द्वारा क्या। उत्तराखंड के इस खास बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।